विज्ञप्ति परिवार पर आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी को पता है एमपीपीएससी का एग्जाम हुआ है, जिसका पहला पेपर आज आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। उसकी आंसर की हम कोशिश करेंगे आपको सर्वाधिक सटीक आंसर की प्रोवाइड कराई जा सके। और सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि यह आंसर की जो डिस्कस की जा रही है, यदि आपने एग्जाम दिया है तो आप वहां से अपने नंबर ऐड कर सकते हैं और उसके बाद आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं। और मान लीजिए यदि आपने एग्जाम नहीं दिया है, आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, आरओ यारो और यूपी पीसीएस की तैयारी हमारे साथ कर रहे हैं, तो यहां से आप एक रफ आइडिया लगा सकते हैं कि आरओ यारो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आपके जीएस के जो पोर्शन से पूछे गए हैं या आपके जो करंट के क्वेश्चंस हैं उनसे आपका आइडिया लग जाएगा और उस तरीके से आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि आप सीसेट का पेपर देकर भी जो बच्चे दे रहे होंगे वह निकल चुके होंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, आयोग ने बनाया कि 1948 में बुंदेलखंड और बघेलखंड को जोड़कर कौन सा देश अस्तित्व में आया था। तो आपको पता होना चाहिए, इसका सही आंसर है अपना विंध्य प्रदेश। ध्यान रखिएगा, यहां से आप ना हमारे कंटेंट की गुणवत्ता को भी देख सकते हैं और उसकी विश्वसनीयता भी आपके दिमाग में बनेगी कि भाई जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है वहां से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। आप यह जरूर देखते चलिएगा। दूसरा प्रश्न है, देखेंगे कि निम्नलिखित में से कितनी रियासतें 15 फरवरी 1948 को सौराष्ट्र संघ में मिलाई गई थी। तो इसका आपका सही आंसर होगा 222। क्या सही आंसर है इसका? 222 है। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, किस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल व गरम दल में विभाजित हो गई थी। तो कांग्रेस नरम दल और गरम दल में 1907 के सूरत अधिवेशन में, मॉडर्न इंडिया जब आपको कराया गया था तो वहां आपको यह समझाया गया था ना बहुत अच्छे से, कांग्रेस नरम दल और गरम दल में कब विभाजित होती है? 1907 के सूरत अधिवेशन में। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन के पहले चरण में कांग्रेस की निम्नलिखित में से कौन सी मांग नहीं थी। तो यह आपको पता होना चाहिए, कांग्रेस की जो मांग रही होगी, एग्जाम्पल के तौर पर आप यहां एलिमिनेशन भी सीखिए। आप ऑप्शंस पढ़िएगा इसके, लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों की संख्या में वृद्धि, दूसरा है काउंसिल में जनप्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि, तीसरा आपका ऑप्शन है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। तो तीनों आपको यह समझ में आ रहा होगा कॉमन सेंस के बेस पर कि राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस ने इस तरीके की मांगे रखी होंगी। चौथी जो मांग देखकर ही आपको पता लग जाएगा कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के एकीकरण की बात भाई क्यों करेंगे। तो इसलिए इसका जो सही आंसर रहेगा वह आपका डी हो जाएगा। फिर देखते हैं कि पहली बार पाकिस्तान की मांग का प्रयोग कब किया गया। तो बताइए, मॉडर्न इंडिया जब आपको कराया गया था वहां नहीं बताया गया था कि चौधरी रहमत अली ने सर्वप्रथम पाकिस्तान की मांग रखी थी। फिर महाराष्ट्र में गणेश उत्सव को लेकर के क्वेश्चन बनाया। जब क्रांतिकारी पढ़ाए गए थे मॉडर्न इंडिया में तो वहां समझाया गया था ना कि जो क्रांतिकारी आपके बाल गंगाधर तिलक हुए थे, इन्होंने ही सर्वप्रथम इन्होंने क्या किया था, गणेश उत्सव का प्रारंभ करना शुरू किया था, जब क्रांतिकारी जितने भी थे उनमें उत्साह वर्धन करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, प्रश्न आपका विलियम बेंटिंग से बनाया गया। भाई विलियम बेंटिंग से क्वेश्चन पूछा है कि इनके द्वारा प्रेस स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। नहीं बताया था वहां पर कि 1834 में प्रेस स्वतंत्रता प्रदान की जाती है ना, प्रेस स्वतंत्रता अधिनियम लाया जाता है इनके द्वारा, तो यह भी कराया गया था आपको। फिर चंद्रगुप्त, यहां पर क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने जब शकों पर विजय हासिल की थी तो कौन से सिक्के चलाए गए थे। यह भी बताया था कि चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा चलाए गए थे शकों पर विजय के उपरांत। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद निम्नलिखित में से किस वर्ष में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। अब आप बताइए, यह तो बहुत अच्छे से डिटेल से आपको कराया गया है। 1739 में नादिर शाह के द्वारा भारत पर आक्रमण किया जाता है। और मॉडर्न इंडिया के अगर वीडियोस नहीं देखे आपने, या एंशिएंट मिडाइवल, साथ में जियोग्राफी भी आपको करा दी गई है और पॉलिटी भी विकास सर के द्वारा कंप्लीट करा दी गई है। वह जो कंटेंट है, उस कंटेंट के बाहर से आपको एमपीपीएससी में एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं एक भी नहीं देखने को मिलेगा। इसका मतलब है कि हमारा कंटेंट बहुत ही सिलेक्टिव है और बहुत ही प्रोडक्टिव है, क्योंकि कम पढ़ के अगर आपके सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं तो क्यों ना कम ही पढ़ के हमें अपना एग्जाम क्लियर करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्वेश्चन मिलता है, आर्य मंजूश्री मूल कल्प निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो हीनयान और महायान के बारे में बताया था, तो महायानों से ही संबंधित है आपका आर्य मंजूश्री मूल कल्प। तो महायान से और भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। हमने महायान पढ़ लिया जब यह क्वेश्चन सॉल्व किया हमने। ठीक है, तो अगर अपन लोगों ने एग्जाम नहीं दिया है तो उसको इस तरीके से हमें तैयारी करनी है अपनी। अब अगली तेल रिफाइनरी पूछिए। भाई टाटीपाका जो तेल रिफाइनरी है ये कहाँ स्थित है। जब आज आपका खनिज वाला वीडियो आएगा ना, मिनरल्स वाला ही पोर्शन आपका रह गया, इंडियन ज्योग्राफी जो कराया जा रहा है, वहां खनिज वाले चैप्टर में तातीपाका तेल रिफाइनरी के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर में भी यहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यह आपको पढ़ने को मिलेगा कि तातीपाका जो तेल रिफाइनरी है वहां आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या है? आंध्र प्रदेश। गाजा स्ट्रिप, इजराइल और फिलिस्तीन का वार तो चर्चा में ही है, और इजराइल फिलिस्तीन वार के चलते ही गाजा स्ट्रिप पर क्वेश्चन बनाया गया। तो करंट की जो आपकी न्यूज होती हैं उनके आधार पर प्रश्न भी आपके यही
तरीका रहता है यूपीपीसीएस का और आरओ का भी बनने का। तो पूछ रहा है यहां से कि गाजा स्ट्रिप जो है कौन से किस सागर में स्थित है, के पास स्थित है, तो भूमध्य सागर के पास आपकी गाजा स्ट्रिप स्थित है। फिर देखिए अगला प्रश्न बनता है, कुछ स्थान दे दिए जाएंगे, सामने राज्य। जब आज मिनरल्स वाला चैप्टर कराया जाएगा, ठीक है, तो वहां पर यह बहुत अच्छे से बताया जाएगा कि इस तरीके के क्वेश्चन आपके यूपीपीसीएस आरओ खूब पूछता है। तो यहां जितने भी आपके स्थान दिए गए हैं यह सब पूछे हुए हैं, और आज आपको जब वीडियो मिले ना तो देखना सारे कराए जा रहे हैं कि नहीं। बैलाडीला जैसे कि है, तो बैलाडीला पता होना चाहिए आपका छत्तीसगढ़ में है। बालाघाट जिला आपका मध्य प्रदेश में है, जहां तांबे का उत्पादन अत्यधिक होता है। कुंद्रेमुख आपका कर्नाटक क्षेत्र में स्थित है, धारवाड़ रेंज में आपको देखने को मिलेगा यह क्षेत्र। और केंदुझर आपका बच गया उड़ीसा। तो इस आधार पर आपका आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो फिर हम जैव आरक्षित क्षेत्र और राज्य पर लेकर एक क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें क्या है, आपकी जो पहाड़ियां जैसे नौकरेक है, आपकी नौकरेक बताई थी ना मेघालय में जब इंडिया की मैपिंग कराई गई थी, मानस असम में स्थित है, सिमलीपाल आपकी उड़ीसा में, शेषाचलम की पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में है। तो इसका भी आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे मोलेसिस बेसिन। तो मोलेसिस बेसिन जो है आपका, यह मिजोरम को कहा जाता है। पूछ रहा है किसे मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है, तो मिजोरम को आपका मोलेसिस बेसिन कहा जाता है। भूमिगत ताप के उपयोग का पहला सफल प्रयास कहां किया गया, तो यह बोइजे इडाहो जो यूएसए में है, यहां पर ही भूमिगत ताप का पहला सफल प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 17वां क्वेश्चन देखते हैं। तो पटल विरूपण प्रक्रिया से क्वेश्चन है कि कौन सी प्रक्रिया इसमें शामिल नहीं होती है। भाई जब ज्योग्राफी कराया गया था, वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो फिजिकल ज्योग्राफी में बताया गया था कि पटल विरूपण प्रक्रिया के रूप में बताया था, पर्वत निर्माणकाली प्रक्रिया के रूप में भी इसे जाना जाता है। तो पर्वतनी तो इसमें शामिल ही होगी, पूछा है नहीं शामिल होगी। ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन बहुत बनाए जाते हैं, कौन सी नहीं, और हम नहीं को इग्नोर कर देते हैं तो हम आंसर गलत करके चले जाते हैं। अब पर्वत निर्माणकाली बोला ही जाता है, तो पर्वतनी तो इसमें शामिल ही हो जाएगी। फिर भूकंप भी आते हैं, है ना, पटल विरूपण प्रक्रिया का एक भाग होते हैं। प्लेट टेक्टोनिक से संबंधित है। तो यह तीनों जब आपको पता है तो चौथा आपका विसंवांगी जो हो गया वही हो गया आपका गलत। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे तो राज्यों के अधिकतम से न्यूनतम साक्षरता अनुसार सही क्रम को इंगित करना है। तो आपको अधिकतम तो पता ही है, केरला है और मिजोरम, ये दो तो हमें सभी को पता रहते हैं कि साक्षरता के अनुसार अधिकतम जो है आपका, यह दो राज्य हमेशा दिखाई देंगे। अब केरल मिजोरम जब पता है तो ये दो ऑप्शन आपके हो गए एलिमिनेट, आपका चांस बढ़ गया 50-50% हो गया सही करने का। ये होता है तरीका सही करने का। अब आप अगर नहीं भी आता होगा ना तो इन दोनों में से ही गेस करेंगे। 50% तो चांस हो गया आपका सही होने का, लेकिन हमें पता है कि गोवा की जो है त्रिपुरा से अधिक है साक्षरता, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत जल और जलवायु और मौसम में संबंधित सभी परिवर्तनों के लिए जानी जाती है। जब क्षोभ मंडल पढ़ाया था वहां बोला था जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं वो कहां होती हैं, क्षोभ मंडल में होती हैं। तो इसका आंसर क्या है, क्षोभ मंडल है। नासिक में त्रियंबक पहाड़ियों से निकलने वाली कौन सी नदी पूछ रहा है भाई। अब बताओ, त्रियंबक में आपको बताया था त्रियंबक की पहाड़ी से गोदावरी नदी निकलती है, यह तो पढ़ाया गया था आपको। अब बोले ये सब कैसे, फिर ये ऑप्शंस तो अलग दिए हुए हैं। तो भद्रावती नहीं पढ़ाया था, तुंग भद्रा, आपको तुंग भद्रा जब पढ़ाया था तो भद्रा किसकी सहायक नदी थी, कृष्णा की थी, तो यह कट गया आपका। फिर वैतरणी जब उड़ीसा की नदियां पढ़ाई थी तो वहां पर बताया था वैतरणी कहां पे है, उड़ीसा में है। तो बी और डी आपका कट गया। नहीं भी पता होता तो 50% चांस आपका हुआ सही करने का। ऐसे आप अपने क्या है सिलेक्शन के रेशियो को बढ़ा सकते हो। अब आपने देखा कि शैत्रुंजी जो है ये गुजरात की नदी है, और तो ढाढर आपका हो गया सही आंसर इसका। 21 नंबर पर जाते हैं, तो कृषि पद्धतियों का क्रम पूछा है, बहुत आसान है भाई। मिट्टी तैयार करोगे, फिर बुआई होती है, फिर सिंचाई होती है, फिर कटाई होती है। ये तो क्रम होता है ना, किसी भी फसल की कटाई के पहले कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं। अब करंट का क्वेश्चन पूछा है, वर्ष 2024 में अंतरराष्ट्रीय कैमेलिड जिसे उष्णगढ़ भी बोला जाता है, वर्ष किसने घोषित किया था। तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा यह वर्ष घोषित किया जाता है। 23 नंबर प्रश्न है कि हॉट स्पॉट पूछ रहा है कौन सा नहीं है। जब हॉट स्पॉट भारत के बताए गए थे, 4 प्रमुख हॉट स्पॉट हैं जिनका संबंध भारत से है। उसमें हिमालय था, बोले था, सुंडालैंड भी था, पश्चिमी घाट भी था। 3 अपन को पता है कि यह थे, तो चौथा नारो हिल्स, इसको हमें मार देना है गलत। तो यही पूछ रहा है कौन सा नहीं है, ध्यान से देखिए, पूछा है नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे है कौन सा भारत सागर का राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम में शामिल नहीं है। तो आपने बताया आयोडीन अल्पता, ठीक है, ऑप्शंस पढ़ते हैं। फिर फ्लोरोसिस की रोकथाम, ठीक है, एनीमिया नियंत्रण, ये सारे हमें दिख रहे हैं कि ये सारे शामिल रहेंगे। आखिरी में जो चौथा ऑप्शन दिखा, राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, तो इतना कॉमन सेंस बेस पर मार देंगे हम कि ये चौथा ही आंसर इसका रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। जब एनवायरमेंट की क्लासेस अभी ली जाएंगी तो वहां पर बताया जाएगा, समझा दिया जाएगा आपको कि स्थिर जो सबसे पारिस्थितिकी तंत्र होता है वह आपका समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र रहता है। ठीक है,
अब कौन सा बोल रहा है कि जैव निम्नीकरण बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है, यानी कि पूछ रहा है कौन सा नहीं है। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, जब एनवायरनमेंट में पढ़ाया जाएगा तो वहां बताया जाएगा कि ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे तत्व होते हैं जो क्या करते हैं, जो जैविक अपघटन के माध्यम से खत्म नहीं होते, खत्म हो जाते हैं, वो हो गए जैव निम्नीकरण। और जो नहीं होंगे वही पूछा है इसमें। तो भाई कागज हो जाता है, अपघटन हो जाता है इसका, है ना। भोजन जो डालते हैं हम, भोजन फेंकते हैं, उसका कुछ समय के बाद वह समाप्त हो जाता है अपघटित होकर। लकड़ी वगैरह है, यह भी अपघटित हो जाती है। लेकिन जो कीटनाशक खेत में किसान यूज करता है ना, यह अपघटित नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए इस पर बैन भी लगाया जा रहा है लगातार सरकार के द्वारा। अब सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा इसरो का हाल ही में मिशन है? तो नहीं पता है क्या? आदित्य L1। करंट आप पढ़ रहे होंगे तो वहां पता होगा, काफी आसान है यह। अब ग्रीन मफलर पूछा है, किस प्रदूषण से संबंधित है? आपने बताया भाई यह ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है ग्रीन मफलर। पारिस्थितिकी तंत्र से पूछा, ऊर्जा का प्रवाह जो है निम्न से उच्च पोषण के स्तर में जाने में कम होता है, ठीक है। इसको निम्नलिखित के द्वारा समझा जाता है। तो उष्मागतिकी का जो थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा नियम है, इसके माध्यम से इसे समझाया गया है। ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट पूछ रहा है किससे संबंधित है? तो ऑस्टियोक्लास्ट का मतलब होता है, ऑस्टियो का मतलब होता है हड्डी, और क्लास्ट मतलब है टूटना, है ना। हड्डियों के टूटने की जो घटना होती है उसे ऑस्टियोक्लास्ट के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, व्यवसाय सुधार कार्य योजना। तो व्यवसाय सुधार कार्य योजना में मध्य प्रदेश का पूछ रहा है प्रदर्शन कैसा रहा। तो इसमें आपको पता होगा, अगर आपने मध्य प्रदेश की तैयारी की होगी तो वहां बताया गया होगा कि मध्य प्रदेश को अचीवर्स का दर्जा मिला। अब ऐसा मत बोलना कि हमारे कंटेंट से आप बोलो सर ये मध्य प्रदेश वाले क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं। भाई कहां से मिलेंगे? हमने मध्य प्रदेश की तैयारी थोड़ी ना कराई है आपको, या करा रहे हैं? हम आपको आरओ उत्तर प्रदेश पीसीएस एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। तो वहां से क्वेश्चंस अगर हमारे कंटेंट से नहीं मिलते हैं तो आप बताइएगा। तो मध्य प्रदेश को छोड़कर बाकी जीएस के क्वेश्चंस भी आप देख लीजिएगा, अपने कंटेंट से बाहर नहीं जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो मध्य प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि को लेकर क्वेश्चन आया। अपने में क्वेश्चन क्या आएगा? उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या को लेकर ऐसा ही प्रश्न बनाया जाएगा। तो हमें तैयार कर लेना है उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि, लेकिन यहां मध्य प्रदेश की पूछा है तो इसका जो सही आंसर होगा वह बी होगा, अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा और फिर मंदसौर। निम्नतर से उच्चतर क्रम है यह। मध्य प्रदेश के राज्य नीति योजना आयोग रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में कौन सा जिला है जो बहुआयामी गरीबी में सबसे अधिक सुधार देखा गया है? तो आपने बताया बड़वानी। अब बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो आपका है यह इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट की दृष्टिकोण से, निकाला आपने, तो ऐसे तैयारी की जाती है अपनी आगे के एग्जाम्स की। अब टटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना, यहां भाई पूछा है टटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना। इसमें होता क्या है, इसमें अनुसूचित जो जनजाति के लोग थे मध्य प्रदेश के, उनको नया उद्योग या व्यवसाय करना होता था, उसके लिए कार्यशील पूंजी या उपकरण प्रोवाइड कराती थी सरकार, तो उसे ही जाना गया था टटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना। अपने को तैयार करना है तो उत्तर प्रदेश की कोई भी योजना रहेगी उसका ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य पूछा है ना, तो हमें भी उद्देश्य ही तैयार कर लेना है, ताकि हमारे एग्जाम में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन बनता है तो हम उसको अच्छे से टैकल कर पाए। अब मध्य प्रदेश के किस शहर में ट्रांसफार्मर और संबंध उत्पादों के उत्पादन के लिए समर्पित क्लस्टर है? तो बोले भाई इसके लिए क्लस्टर कहां पर बना है मध्य प्रदेश में? तो आपने बताया इंदौर में स्थित है वह, ठीक है। इंदौर जो है आपका इस चीज के लिए जाना जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक, लो आ गया देखो क्वेश्चन, और नहीं कराया गया ये। लॉर्ड रिपन जो थे वह स्थानीय स्वशासन के जनक थे। जाना हिस्ट्री की क्लासेस देखना जाकर के, वहां पर बहुत अच्छे से कवर कराया गया इन सबको और याद भी कराया गया है। अब हाईकोर्ट में पूछ रहा है न्यायाधीश की अधिकतम आयु, बहुत आसान है, 65 वर्ष होती है। और भारत में किस संशोधन के द्वारा नगर पालिका कानूनों के पूछ रहा है, उसको अपडेट किया गया। बताओ ये संशोधन जो किया गया था 73वां और 74वां संविधान संशोधन, आपको बहुत अच्छे से कराया है विकास सर ने, और बताया है कि 73वां संविधान संशोधन आपका पंचायती राज्यों के अद्यतन से सदा था, और 74वां जो था आपका नगर पालिका कानूनों के अद्यतन से संबंधित था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 74वां संविधान संशोधन। अब पूछ रहा है कौन सा मध्य प्रदेश विधानसभा का पहला अध्यक्ष है? इस तरीके के क्वेश्चंस एमपी में बहुत पूछे जाते हैं। तो पंडित कुंजीलाल दुबे, यह कोर फैक्चुअल एकदम टॉपिक है, यह याद ही करने होते हैं। अगला प्रश्न बनाया भाई, कौन सा धन विधेयक, कोई धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्धारण कौन करता है? यह पॉलिटी की क्लास आप करिए, वहां बहुत अच्छे से विकास सर ने कराया है और बताया था कि धन विधेयक अगर विधानसभा अध्यक्ष में, अगर विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा तय किया जाएगा, अगर राज्यों से संबंधित पूछा जा रहा है, और केंद्र के स्तर पर यही लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही तय किया जाता है, ठीक है। तो इसका सी आंसर आपका सही हो जाएगा। कौन सी विशेषता आपकी काली मिट्टी से संबंधित है? तो आपको बताइए, काली मिट्टी के बारे में जब पढ़ाया था इंडियन ज्योग्राफी में, मैंने ही क्लास ली थी, तो वहां बहुत अच्छे से समझाया था कि काली मिट्टी की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए काली मिट्टी की जब आप विशेषताएं बता दोगे, और यहां क्वेश्चन पूछा गया है के संदर्भ में सही नहीं है, तो आपको एटलीस्ट काली मिट्टी की विशेषताएं पता होंगी तो ऑप्शन एलिमिनेट कर लोगे। कैसे? देखो कपास की मिट्टी के लिए भी जाना जाता है, बिल्कुल सही बात है, तो यह आपका आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। नमी धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है, बताया गया था कि इसमें जो छोटे कण होते हैं वो सर्वाधिक होते हैं, जिन्हें क्ले के रूप में भी जाना जाता है। क्ले अर्थात रेत जिसको बोलते हैं या चीका बोलते हैं, क्या होता है? क्ले चीका होता है, ठीक है।
तो इसके बाद देखिए आपको दो ऑप्शंस आपके पता चल गया कि ये आंसर नहीं हो सकते हैं। अब डी है आपका, इसकी संरचना गांठदार लेकिन कभी कभी भुरभुरी हो जाती है, यह भी बताया गया था आपको, है ना, स्वतः जुताई वाली, इसको क्या बोलते थे, मिट्टी भी बोलते थे। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया और डी आपका, ये तीनों जब सही हो गए तो पूछा है कौन सा सही नहीं है, गलत कौन सा है, तो सी ऑटोमेटिक आपका गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो मध्य प्रदेश में कौन सी नदी 3 राज्यों से प्रवाहित होती है। अब नहीं हमने मध्य प्रदेश पढ़ा, लेकिन माही नदी तो हमने पढ़ी थी। माही नदी अपनी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, है ना, 3 राज्यों से होकर के आपकी बहती है। और क्या बोला था, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, याद आया, यह पढ़ाया गया था, तो माही नदी इसका आंसर हो जाएगा। फिर तांबा उत्पादन में पूछ रहा है मध्य प्रदेश का स्थान। बोले भाई तांबा उत्पादन अभी खनिज जब पढ़ाया जाएगा, आज ही पढ़ाया जाएगा आपको, खनिज पर नोट्स आपके तैयार हो गए हैं, तो वहां समझाया जाएगा कि तांबा उत्पादन में आपका मध्य प्रदेश ही है जो शीर्ष स्थान पर रहता है। ठीक है, इसका जो बालाघाट जिला है, यहां पर तांबे का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो थर्मल पावर स्टेशन के बारे में पूछ रहा है। अब थर्मल पावर स्टेशन अगर पूछ रहा है तो यहां हमें यूपी के थर्मल पावर स्टेशन जो ताप विद्युत संयंत्र हैं आज पढ़ाए जाएंगे, या जितने भी ताप विद्युत प्रमुख संयंत्र हैं उनके बारे में तैयारी कर लेनी है अपनी। यहां पूछा है भाई चचाई में कौन सा स्थित है मध्य प्रदेश के, तो अमरकंटक पावर स्टेशन, क्योंकि यह एमपी का पेपर है तो एमपी स्पेसिफिक ज्यादा पूछता है। अब कपास उत्पादन में बोल रहा है, एक तो कपास उत्पादन में रैंकिंग हम पढ़ चुके हैं, लेकिन यहां पूछ रहा है मध्य प्रदेश में कि कौन सा जिला है जो पहले स्थान पर आता है। कपास में आप बताइएगा कौन सा है, बताया था ना वहां पर कि अभी के समय में आपका कपास में गुजरात प्रथम स्थान पर है ना, महाराष्ट्र को पीछे छोड़कर गुजरात पहले स्थान पर हो गया है। लेकिन यहां पूछा है कि मध्य प्रदेश में कौन सा जिला पहले पर रहता है, तो खरगोन डिस्ट्रिक्ट है जो पहले स्थान पर रहता है। बुनियादी सड़क सांख्यिकी वर्ष 2018-19 के अनुसार मध्य प्रदेश में सड़क मार्गों में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। बोल रहा है गलत बताना है। अब हमें राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई नहीं पता भाई, राज्य राजमार्ग की लंबाई नहीं पता है, यहाँ पर जिला सड़क मार्ग की भी नहीं पता है, बहुत फैक्चुअल चीजें हैं। लेकिन सड़क घनत्व में तो पता है, पूछ रहा कह रहा है कि सड़क घनत्व में जो मध्य प्रदेश है पहले स्थान पर है, बोले बिल्कुल नहीं है। सड़क घनत्व के मामले में केरला जो है हमारा पहले स्थान पर है, और लंबाई के मामले में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। ठीक है, इतना तो पता होना चाहिए, तो डी इसका इसलिए सही आंसर हो जाएगा। बीजागढ़ की पहाड़ियां, ये चारों पहाड़ियां कराई गई हैं, सतपुड़ा, विंध्याचल, कैमूर, महादेव। अब यहां पर बीजागढ़ की पहाड़ियां पूछ रहा है, तो सतपुड़ा पहाड़ी में ही, श्रेणी में ही आपकी बीजागढ़ की पहाड़ियां मौजूद हैं। पूर्णा नदी, तापी नदी जब पढ़ाई थी तो वहां बताया था तापी की सहायक नदी पूर्णा, आपकी यूपी पीसीएस आरओ में भी पूछता है यह, तो पूर्णा किसकी सहायक नदी है, तापी की। मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन नहीं पाए जाते हैं, ध्यान से देखना, यहां नहीं दिया हुआ है, तो जैसे ही आप नहीं पर गए तो पहला दिया था उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। आप बताओ यार मध्य प्रदेश की, पहले यह बताइए, जानते हैं ना, यहां से कर्क रेखा गई हुई है मध्य से, ठीक है, अब मध्य प्रदेश से होकर जाएगी और बोल रहा है कि उष्णकटिबंधीय, तो 0 से आपका 30 डिग्री समझाया था ना कि यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है आपका, तो बोले फिर तो यह सही हो जाएगा आपका। उप आर्द्र पहाड़ी वन भी पाए जाएंगे यहाँ पर, कांटेदार वन भी। अल्पाइन वन पूछ रहा है क्या पाए जाते हैं, तो अल्पाइन वन आपके कहां पर होते हैं, अल्पाइन वन बहुत अधिक हाइट पर, जब हिमालयी क्षेत्र में जाओगे तो बहुत अधिक ऊंचाई पर ही आपको यह अल्पाइन वन देखने को मिलते हैं। तो मध्य प्रदेश में इस तरीके के वन नहीं पाए जाते हैं, तो आपका डी आंसर सही होना चाहिए इसका। मध्य प्रदेश की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मध्य प्रदेश ने सही नहीं है क्वेश्चंस बहुत बनाए हैं, तो सही नहीं है को सबसे अच्छा तरीका होता है काट कर लिख लिया करो, गलत है, ठीक है, तो अपने को गलत चुनना है। अब मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय है भाई। मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है, बिल्कुल आता है, क्योंकि इसकी अक्षांशीय स्थिति पता है हमें। फिर कर्क रेखा इसके मध्य से जाती है, यह भी हमने पढ़ लिया और पढ़ाया भी गया है आपको। इसमें वो कह रहा है दक्षिण भाग में शीतोष्ण कटिबंध जलवायु। यार एमपी के एक बात बताओ, 23.5 डिग्री मध्य से होकर जा रही है, और इसके दक्षिण का जो भाग होगा, बताओ इसके जो दक्षिण का भाग होगा क्या शीतोष्ण कटिबंधीय होगा, नहीं होगा, कैसा होगा, उष्ण कटिबंधीय होगा, तो सी हो जाएगा आपका गलत। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि नाबार्ड की स्थापना, वर्ष पूछता है सीधा, तो आपको बताना है 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई है, ठीक है। फिर देखेंगे सीडीबी के बारे में पूछता है, भारतीय लघु उद्योग और विकास बैंक है, इसकी स्थापना पूछ रहा है कब हुई, तो अप्रैल 1990 में इसकी स्थापना होती है। और जितनी भी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं ना जिनके स्थापना वर्ष पूछ रहा है, या तो आपको याद ही करना है, साथ ही अन्य महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं उनको विविध में एक साथ आपको कवर करा दिया जाएगा, क्योंकि आरओ में भी खूब पूछता है ऐसे क्वेश्चंस। 1980 में बोल रहा है कि कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अब 1969 में आपको पता होना चाहिए 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करा गया, तो भाई 14 तो इसका मारना ही नहीं है बिल्कुल, है ना, कंफ्यूजन आपके दिमाग में क्रिएट हो जाए ना, इसलिए ऑप्शन दिया गया है। अब उसके बाद जब 1919 में दूसरी बार होता है तो वहां पर 6 बैंकों का दोबारा से राष्ट्रीयकरण किया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या है, 6। संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया, तो यह बहुत अच्छे से पॉलिटी की क्लास में सर ने बताया था, और मैंने भी आपको हिस्ट्री की क्लासेस हुई थी जो मॉडर्न हिस्ट्री में कराया था कि कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किया गया और फिर संविधान सभा का गठन किया जाता है।
शिक्षा का अधिकार पूछ रहा है किस संविधान संशोधन के द्वारा, बहुत आसान है, 46वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार में शामिल किया जाता है। अनुच्छेद 51 का बहुत सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है कि इसके तहत अभी हमारे मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो 11 अभी मौलिक कर्तव्य हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द, तो 42वां संविधान संशोधन था जहां पर समाजवादी, अखंडता जैसा शब्दों को जोड़ा गया था, है ना। बहुत अच्छे से आपको कराया है विकास सर ने, पॉलिटी क्लासेस देखिए, सारे प्रश्न फंस रहे हैं वहां से। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल, जब राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की चर्चा हुई थी तो डिटेल से वहां समझाया था सर ने कि यहां पर केवल निर्वाचित सदस्य ही शामिल होते हैं, ठीक है। अब निर्वाचित सदस्य केवल शामिल होते हैं और साथ ही साथ चाहे वह केंद्र के लोकसभा या राज्यसभा के हो या आपके विधानसभा के हो, सभी निर्वाचित, कोई मनोनीत सदस्य यहां पर शामिल नहीं होता है। तो चलो इसका ऑप्शन देखते हैं, इस तरीके का ऑप्शन आपका सी है, संसद के दोनों सदनों के लिए निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं तो डीपीएसपी पर क्वेश्चन है अगला, है ना। भाग 4 के का में बोला गया है कि डीपीएसपी है, तो हम जानते हैं। यह पूछ रहा है किस देश के संविधान से लिया गया है। जब संविधान के जो हमने जितने भी भाग या जो भी चीजें हैं, हमारे तत्व हैं, उनके स्रोतों के बारे में, विदेशी स्रोतों के बारे में एक जगह पर कराया गया है आपको, वहां बताया गया था कि डीपीएसपी आपका आयरलैंड से लिया गया है। संसद का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, यही तीनों आपकी शामिल होती हैं संसद के निर्माण में, यह प्रमुख 3 अंग हैं। अब अगला प्रश्न है भाई, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बोल रहा है नहीं है बताना है। तो यहां पर केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान जो है, इसका मुख्यालय हमें पता है मुंबई ना होकर के कहां है, मैसूर में है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। निम्नलिखित में से किसको विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र का पद्म विभूषण 2023 दिया गया, यह करंट का क्वेश्चन है। यहां पर आपको पता होना चाहिए जो पद्म विभूषण दिया गया है वह श्रीनिवास वर्धन को दिया गया है। कौन है इसका आंसर सही, सी है आपका श्रीनिवास वर्धन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया के बारे में देखते हैं। तो इसका मुख्यालय पूछ रहा है, एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर है, तो जयपुर में इसका मुख्यालय है। मेजर ध्यानचंद, देखिए 2022 का पूछ रहा है, 2022 का भी करंट पूछ लिया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो पुरस्कार है यह शरद कमल को दिया गया था, यह तो आपने तैयार ही किया होगा, जब आपने यूपीपीसीएस लास्ट ईयर का एग्जाम दिया था तब तक यह पुरस्कार दिया जा चुका था। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय महिला हॉकी टीम, अब भारतीय महिला हॉकी टीम टोक्यो ओलंपिक में चर्चा में रही थी, है ना, इसने पदक भी जीता था, तो इसीलिए यहां से संबंधित जो प्रश्न बनाया है कि कौन शामिल नहीं है, तो इसके सभी खिलाड़ी तो नहीं पता होते हैं, लेकिन सुशीला बानू, मोनिका, वंदना कटारिया, इनके बारे में सुन रखा होगा, तो इसका सही आंसर है आपका डी। अब आगे बढ़ते हैं, सेंट्रल बैंक, इसमें गवर्नर ऑफ द ईयर पूछ रहा है, पुरस्कार किस देश के सेंट्रल बैंक के गवर्नर को दिया गया, तो भारत के ही गवर्नर को, आरबीआई गवर्नर जो था उसे ही गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार घोषित किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो पूछ रहा है किस उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष बोला जाता है, जमशेद जे ईरानी को भारत का इस्पात पुरुष बोलते हैं। अब भारत ने अपना पहला एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच किस देश के साथ खेला था और किस वर्ष खेला था, तो यहां पता होना चाहिए आपको, एक तो इंग्लैंड के साथ खेला था, तो यहां पर 2 ऑप्शन आपके हैं इंग्लैंड, तो यह ए और सी कट गए। अब इंग्लैंड के साथ खेला था, साथ ही 1974 में पहला जो है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला था भारत ने अपना, ठीक है। तो स्पोर्ट्स का आप देख रहे हैं क्वेश्चन थोड़े ज्यादा है, क्योंकि एमपी में स्पोर्ट्स भी अलग से ही आपका टॉपिक पढ़ना होता है। आगे बढ़ते हैं तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर जो प्रश्न बनाया है, पूछा है कि किस वर्ष, सर्वप्रथम किस वर्ष यह प्रारंभ हुआ, तो वर्ष 2015 में पहली बार अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया गया था और फिर इसके बाद यह विश्व विख्यात हो चुका है आज के समय में, ठीक है। प्रथम कब मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है, यह देखिए आपके क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। पहला भारतीय महिला सैनिक स्काई ड्राइवर कौन है, तो पहले भारतीय जो महिला सैनिक स्काई ड्राइवर हैं वह मंजू हैं, ठीक है, इसका आंसर है आपका मंजू। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे सीताराम कंवर रघुनाथ सिंह मंडलोई भिलाला अंग्रेज विरोधी क्रांति में कब शामिल हुए थे, तो यह अंग्रेज विरोधी क्रांति में 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें शामिल होते हैं। सागर डिस्ट्रिक्ट से क्वेश्चन है कि सागर के आंचलिक क्षेत्र में दीपावली के अवसर पर कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है, तो सागर के लोक नृत्य जब पढ़े होंगे तो वहां पर आपने मौनी नृत्य के बारे में पढ़ा होगा, तो यही मौनी नृत्य है जो दीपावली के अवसर पर अत्यधिक प्रचलित है सागर के क्षेत्र से। भीमा नायक का संबंध, बोले भीमा नायक का जो संबंध है वो बड़वानी रियासत से है, तो मध्य प्रदेश के जो क्वेश्चन है उनके आंसर आपको बताए जा रहे हैं, ताकि आपने अगर पेपर दिया हुआ है तो आप अपना पेपर मैच कर सकें और अपने क्वेश्चंस क्या कर सकें, कैलकुलेट कर सकें कितना सही हो रहा है, फिर आप अपनी मींस की तैयारी में लग जाइएगा। दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली जो नोहडोरा है, यह पेंटिंग है नोहडोरा, ठीक है, यह पूछ रहा है किस जनजाति के द्वारा बनाई जाती है, तो यह जो है अपनी गौंड जनजाति, आप देखेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर यह जनजाति पाई जाती है, गौड़ जनजाति, इसी के द्वारा यह नोहडोरा जो पेंटिंग है यह बनाई जाती है। मुकुल पूछ रहा है भाई, मुकुल किसकी साहित्यिक रचना है,
रचनाओं से रचनाकार जो मध्य प्रदेश संबंधित हैं या राष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक प्रसिद्ध हैं, है ना, उनके बारे में क्वेश्चंस खूब बनाता है आयोग, और उनकी रचना पूछेगा या रचनाकार पूछेगा। और आरओ में भी एक दो क्वेश्चंस इस तरीके के देखने को आपको मिलते हैं, या हिंदी के पेपर में भी कभी कभार पूछ देता है, तो इसको भी थोड़ा अच्छे से तैयार करिएगा। तो मुकुल पूछ रहा है किसकी रचना है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान की है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान को कौन नहीं जानता है, आपने भी अपने एकेडमिक्स में इनकी कुछ रचनाएं जरूर पढ़ी होंगी। चित्रकूट के बारे में पूछ रहा है कि भाई यह धार्मिक स्थल जो है किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्मपुरी के नाम से भी यह जाना जाता है। ऐतिहासिक मंगतेश्वर मंदिर, खजुराहो के बारे में सभी ने पढ़ा है, इसके बारे में अच्छे से डिटेल से पढ़ रखा है। अब मंगतेश्वर मंदिर पूछ रहा है ये कहाँ स्थित है, तो आपको बता देना है इन्हीं खजुराहो के मंदिर में ही यह मंगतेश्वर का मंदिर भी स्थित है। आगे बढ़ते हैं तो निवाड़ी जिले में पूछ रहा है कि स्वतंत्रता आंदोलन में थौना लुहारी गोलीकांड की घटना कब घटित हुई, तो यह आंसर मिल नहीं पाया है, आपको मिले तो आप जरूर इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना, इसका सही आंसर क्या होगा। रामचंद्रिका पूछ रहा है कि रामचंद्रिका जो है किसकी प्रसिद्ध रचना है, केशव दास की यह प्रसिद्ध रचना है। बालकृष्ण शर्मा के दो काव्य प्राणार्पण और आत्मोसर्ग, यहां प्रश्न यह नहीं पूछा है इसके काव्य के लेखक कौन है, यहां पूछ रहा है कि यह जो दो काव्य हैं, महाकाव्य नहीं, जो काव्य हैं आपके, यह किस पर लिखे गए हैं, तो आंसर है इसका गणेश शंकर विद्यार्थी पर यह लिखे गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो कैग पर अगला क्वेश्चन मिलता है। कैग पर क्वेश्चन क्या है कि कितने वर्षों के लिए यह अपना पद धारण करता है, तो आंसर है इसका 6 वर्षों के लिए। बहुत अच्छे से इसको कराया गया है पॉलिटी की क्लासेस में। सिविल सेवा परीक्षा की समीक्षा हेतु संघ लोक सेवा आयोग ने जो 2000 में जुलाई 2000 में किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया था। ठीक है, अब जो समिति बनी थी वह आप समझिए यहाँ क्लियर नहीं हो रहा है कि कौन सी समिति की बात कर रहा है, तो इसलिए इसका आंसर खोज पाना आसान नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं, आप देखिएगा जब भी क्लियर होता है तो आप इसको टिक कर लीजिएगा। एनजीटी के बारे में पूछा है इसका मुख्यालय कहां पर है, तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, बेहद आसान क्वेश्चन। राष्ट्रीय अनुसूचित जो जनजाति आयोग है, तो इसमें पूछ रहा है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावा कुल संख्या कितनी है, यानी कि सदस्य जो होते हैं, जो आपका जनजाति आयोग हो गया या जाति, जो आपका जनजाति या अनुसूचित जाति आयोग हो गया, ठीक, इसमें आपका एक अध्यक्ष रहता है, एक उपाध्यक्ष रहता है, इसके अलावा जो मेंबर रहते हैं 3 मेंबर रहते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 3 सदस्य। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दायरे में नहीं आता है, बोले भाई ये थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला भी क्वेश्चन हो सकता है। समानता का अधिकार बिल्कुल आता होगा, मानवाधिकार की बात की जा रही है, ठीक है। शिक्षा का अधिकार तो मानव शिक्षा की भी बात करेगा, मानव स्वतंत्रता की बात करेगा। अब जीवन से संबंधित जो अधिकार होता है वह मानवाधिकार आयोग के दायरे में नहीं आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 86 नंबर क्वेश्चन है, उसमें 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछा है। अभी वर्तमान में हमारे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष चल रहे हैं जो एनके सिंह हैं, ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ते रहते हैं, करंट में भी रहता है। या अब पूछा है उसने 12वें के बारे में, तो हमें पीछे जाना है और यह पता होना चाहिए आपको कि 12वें लास्ट के हम 2-3 याद करते हैं, थोड़ा टफ क्वेश्चन है ये। तो 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आपको पता होना चाहिए डॉक्टर विजय केलकर रहे, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य पूछ रहा है किसमें निर्दिष्ट हैं, तो राष्ट्रीय महिला आयोग के जो कार्य हैं वो महिला आयोग अधिनियम, क्योंकि एक्ट को लेकर के आयोग का अलग तरीका रहता है क्वेश्चन पूछने का, धाराओं से संबंधित प्रश्न भी बनाता है। पहले तो बहुत अधिक क्वेश्चन रहते थे, अब तो कम कर दिए गए हैं, है ना, क्योंकि वह पोर्शन खत्म कर दिया गया है मध्य प्रदेश। लेकिन फिर भी अभी देखो एक क्वेश्चन आया है कि महिला आयोग के कार्य जो है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम जो है उसकी धारा 12 इसमें निर्दिष्ट है, ठीक। अब संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के व्यय से संबंधित है, तो इसके व्यय से संबंधित है आपका आर्टिकल 322, ध्यान रखना है अनुच्छेद 322 जो है लोक सेवा आयोग के व्यय से संबंधित रहता है। योजना आयोग के स्थान पर पूछ रहा है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ, तो वर्ष तो पता रहता है 2015, और यहां पर कोई तारीख का कंफ्यूजन नहीं है, तो 1 जनवरी 2015 को ही नीति आयोग का गठन किया गया योजना आयोग की जगह। खाद्य संरक्षण आयोग कह रहा है भाई, जो खाद्य संरक्षण आयोग है यह वैधानिक निकाय के रूप में कब गठित हुआ या किस अधिनियम के तहत, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो वर्ष 2013 का है इसके तहत ही खाद्य संरक्षण आयोग को वैधानिक निकाय का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है आपका, इसी के तहत आपका इस कमीशन को वैधानिक निकाय का दर्जा मिला हुआ है ना। जब तक कोई अधिनियम आप पारित नहीं करोगे तो किसी आयोग को आप कैसे वैधानिक निकाय के रूप में घोषित कर सकते हो, तो इसी को ही देखिए प्रश्न पूछा है आयोग ने। अब कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं, यहाँ फायरवॉल का पूछ रहा है उद्देश्य क्या होता है, साइबर सुरक्षा से संबंधित देखो क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। साइबर सुरक्षा में पूछा है फायरवॉल का उद्देश्य क्या है, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा एक नेटवर्क की अनाधिकृत पहुंच को अवरुद्ध करना, है ना, साइबर सिक्योरिटी को ही मेंटेन करने का काम करता है, या तो उसी आधार पर इसका आंसर भी है। देखो फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, अमेजॉन शॉपिंग करते होंगे, पूछ रहा है कि भाई किसके उदाहरण है, तो आपको बताना है B2C मतलब होता है इसका बिजनेस टू कस्टमर, यानी कि यह बिजनेस से कस्टमर तक इंटरनेट के माध्यम से डील करते हैं, ठीक है।
तो इसीलिए यह B2C के उदाहरण हो जाएंगे आपके। और फिशिंग हमला आपने सुन रखा होगा कि यह आपका साइबर अटैक होता है, जिसके माध्यम से जो उपयोगकर्ता की क्या होती है, संवेदनशील जो जानकारी होती है, व्यक्तिगत जानकारी होती है, उसको निकलवाने की कोशिश की जाती है जो भी साइबर आक्रमण करता है। ठीक है, तो फिशिंग हमला इसका सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, तो ई कॉमर्स के पूछ रहा है लाभ क्या है। अब बताओ यार, इसके ऑप्शंस देखो क्या क्या दिए हुए हैं। लाभ पूछा है, ठीक है, और इसके ऑप्शन देखकर आप आंसर निकाल लोगे। कह रहा है बी ऑप्शन, कह रहा है सीमित पहुंच, तो यह तो निगेटिव पॉइंट्स हो गया। खरीदार के अनुभव को व्यक्तिपरक करने की अक्षमता, तो अक्षमता की बात कर रहा है, तो ये लाभ होगा? नहीं होगा। ऊंची लागतें, क्या ऊंची लागतें लाभ में आप इसको जोड़ोगे? बिल्कुल नहीं जोड़ोगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 24/7 नहीं सॉरी 24/7 कार्य करने की क्षमता। ठीक, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल का संबंध नहीं है, तो यह भी आंसर नहीं मिल पाया है। तो ऑप्शन आंसर है आपके क्वेश्चंस जिनका आंसर हमें नहीं मिल पाया है, आप इसको देख लीजिएगा, है ना, गूगल वगैरह करके जहां भी मिल जाता है आपको, या फिर ऑफिशियल की का इंतजार करिएगा, वहां से देख लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार है जो टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करता है? तो इसका सही आंसर है आपका DSL। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा रिसीवर संदेश के द्वारा प्रयोग किए गए संकेतों की व्याख्या करता है। तो इसका आंसर है आपका विसंकेतन, यानी कि डिकोडिंग, जिसे हम जानते हैं डिकोडिंग के रूप में। डिकोडिंग में क्या है, जो संकेत होते हैं इनकी व्याख्या की जाती है और उसके बाद हमें जानकारी प्राप्त होती है। और संकेतीकरण क्या होता है? इनकोड होता है। ठीक है, तो इनकोडिंग इसमें क्या होता है, इसके माध्यम से क्या किया जाता है, संकेतों के रूप में हम किसी भी जानकारी को, ताकि वह जानकारी क्या हो सके, थोड़ा सा उसको इनक्रिप्ट किया जा सके। ठीक है, तो यही आपका विसंकेतन और संकेतीकरण होता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, वेब ब्राउजर पूछ रहा है कौन सा नहीं है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर का भी यूज करते हो आप, मोजिला का भी यूज किया होगा, गूगल क्रोम का यूज तो आप मोबाइल में करते ही करते हैं। ये सारे के सारे आपके वेब ब्राउजर हैं। वेब ब्राउजर मतलब होता है इंटरनेट का प्रयोग करके जिसके माध्यम से हम किसी भी वेबसाइट पर या किसी पेज पर पहुंचते हैं। ठीक है, तो वह आपके वेब ब्राउजर हैं। तो तीनों आपके जब वेब ब्राउजर हैं, तो चौथा याहू जो होगा यही आपका आंसर हो जाएगा, यही वेब ब्राउजर नहीं है आपका। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में कह रहा है कौन सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रयोग किया जाता है। तो आपने पढ़ा होगा कि ट्रांजिस्टर का प्रयोग जो है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर आते आते होने लगा था। तो इसका आंसर क्या है आपका? ट्रांजिस्टर। चैट जीपीटी अत्यधिक प्रयोग करते हैं आजकल, है ना, तो जितना भी आपका प्राइवेट सेक्टर है या स्टूडेंट के द्वारा भी चैट जीपीटी का प्रयोग किया जा रहा है। तो चैट जीपीटी से प्रश्न बना कि विकास जो है इसका किसके द्वारा किया गया है। तो इसका विकास जो है ओपन एआई के द्वारा किया गया है ना। एआई का मतलब है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उसी पर बेस्ड होता है आपका चैट जीपीटी। तो यह आपके हो गए 100 क्वेश्चंस जिनके आंसर्स आपको कराए गए हैं, और मोस्टली जितने भी आंसर्स आपके दिए गए हैं वो सर्वाधिक सटीक हैं और ऑथेंटिक सोर्स से ही आपके आंसर निकाले गए हैं। बाकी जो जीएस के हैं आपके आंसर्स, वो सारे तो हमारे कंटेंट से ही मिल रहे हैं, तो उसके लिए तो आपको भागना नहीं है। और मध्य प्रदेश के जितने भी आंसर्स हैं वो भी ऑथेंटिक सोर्स से ही आपको निकाल कर दिए गए हैं। तो इसके बाद अपना स्कोर देख लीजिएगा और फिर बढ़िया से मेंस की तैयारी में लग जाइएगा। आज के लिए धन्यवाद।